हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अतुल देसाई की मौत एक्सीडेंट नहीं था। क्या यह हत्या का केस था या फिर आत्महत्या का? क्या सिर्फ एक कार को लेकर एक दोस्त दूसरे का मर्डर कर सकता है? इस केस का एक अहम आरोपी भी अब मरा हुआ पाया गया है। क्या है ये गहरा राज? देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। अतुल देसाई के मर्डर केस का एकमात्र गवाह रंजीत पटेल भी मौत के घाट उतर गया था, या शायद उतारा गया था, और उसकी मौत भी लगभग उसी तरह से हुई थी जैसे कि अतुल देसाई की। ये केस जो एक मर्डर से शुरू हुआ था अब डबल मर्डर केस बन गया था। आखिरकार ये मर्डर्स हो क्यों रहे थे? आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को मार डाला। मेरे हस्बैंड का अतुल देसाई की मौत से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन आप लोगों ने उन्हें हद से ज्यादा परेशान कर दिया। सर, बच्चू भाई हार्ट पेशेंट है, अभी स्टेबलाइज हुए हैं। रुचि, ये कह पाना मुश्किल है कि आपके पति रंजीत अतुल देसाई की मौत के लिए जिम्मेदार थे या नहीं, पर इतना तय है कि आपके पति रंजीत की मौत का अतुल देसाई की मौत से कोई ना कोई वास्ता जरूर है। कैसा वास्ता? आप लोग बेकार में स्टोरी बना रहे हैं। मेरे पति ने अतुल देसाई से सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे 1 साल पहले। अतुल देसाई कैसे मरा, उसको किसने मारा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पति को आप लोगों ने मारा है। उन्हें बिना वजह हैरान किया, टॉर्चर किया, उनकी जान ले ली। सर, इस केतन मकवाना को कस्टडी में ही रखें? बिल्कुल। ये रंजीत पटेल अतुल देसाई की मौत के बारे में जरूर कुछ जानता था, और ये बात केतन मकवाना को भी जरूर पता होगी। उसे अंदर ही रखो, जरूर कुछ उगलेगा। मेरा तो दिमाग सुन हो गया सर। ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ भी हो रहा है सब झूठ है। क्योंकि झूठ बोला जा रहा है। सच ना बोलना भी तो झूठ ही है। मैं समझा नहीं सर। आपके भाई अतुल देसाई और रंजीत पटेल के बीच कार को लेके तो कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। कार तो महज एक बहाना थी। उन दोनों के बीच झगड़े की असली वजह तो कुछ और ही थी। सर, अगर कोई और वजह थी भी तो कसम से मुझे नहीं मालूम। मुझे अतुल भाई ने कहा था कार को लेकर झगड़ा हुआ है, मैंने वही सुना, वही समझा और वही आपको बताया। सर, अतुल भाई जो बोलते थे वो मैं मानता था। सुनो, मुझे 15 जून की रंजीत पटेल और केतन मकवाना की एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल चाहिए, जल्दी। साहब, मुझे घर जाना है साहब। मेरा दोस्त रंजीत मर गया है। देखो, आप कब घर जा सकते हो कब नहीं, ये तो हमारे बड़े साहब तय करेंगे। फिलहाल बैठिए। एक बात बोलूं? क्या? घर जाने का एक ही रास्ता है, सच बोल दो। रंजीत पटेल वो अतुल भाई के दोस्त थे। वो कार को लेकर उन दोनों के बीच में कुछ बात हुई और उसके बाद उन दोनों की दोस्ती टूट गई। नताशा जी, आपसे कभी जिक्र किया उन्होंने? जी, किस बात का? यही कि उनकी रंजीत पटेल के साथ कार को लेकर नहीं बल्कि किसी और ही बात को लेकर टेंशन थी। जी नहीं, मुझसे तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। सुनो, एक और नंबर है 4445698667। अभी के अभी इसके मालिक का नाम और पता निकलवाओ।
कनेक्शन मिल गया। क्या? सर, अतुल देसाई के मर्डर के दिन केतन मकवाना की सेलफोन लोकेशन। सर, हम लोग पहले से शक कर रहे थे कि अतुल देसाई का रूटीन किसी को पता था, कोई उस पर नजर रखे हुए था। राइट। सर, 15 जून को केतन मकवाना के सेलफोन की लोकेशन अतुल देसाई के घर के बाहर थी। सर, केतन मकवाना ने जिस नंबर पर कॉल किया था 44401019 वो अभी स्विच ऑफ है। वो उस दिन से स्विच ऑफ है जिस दिन मर्डर हुआ था। हो सकता है केतन मकवाना ने किसी को फ़ोन करके ये टिप दी हो कि अतुल देसाई अपने घर से खाने का डिब्बा लेकर निकल चुका है। आज अतुल आया था डब्बा लेने घर पे, अभी निकला है घर से। सर, रंजीत पटेल भी एक नंबर से लगातार टच में था। वो नंबर भी 15 जून से स्विच ऑफ है। किसका है? सर, 4445698867 सिम की डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दिए। इस केतन मकवाना की आरती उतारो, बहुत जल्द हमें प्रसाद मिलने वाला है। केतन मकवाना, हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, पहले पिटोगे फिर सब कुछ बताओगे, या पहले सब कुछ बताओगे तो शायद बच जाओगे। सर, मुझे पता है कि अतुल देसाई को किसने मारा, पर मैं ये नहीं जानता कि मेरे दोस्त रंजीत को किसने मारा और क्यों। रंजीत के बारे में तो हम तुमसे पूछ ही नहीं रहे, हम तुमसे अतुल देसाई के बारे में पूछ रहे हैं। बोलो, अतुल देसाई को किसने मारा? रंजीत पटेल अतुल देसाई का हत्यारा है। किसी मरे हुए पर अपना पाप थोप कर निकलने की कोशिश बहुत पुरानी हो चुकी है। इस लॉकअप में बहुत से लोग ये पैंतरा अपना चुके हैं, लेकिन सब के सब हॉस्पिटल पहुंचे और वो भी बहुत बुरी हालत में। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। जब अतुल अपने घर पर डब्बा लेने गया तो उसके घर के बाहर तुम उस पर नजर रख रहे थे। तो जब डब्बा लेकर निकला, तुमने उसके हत्यारों को फोन करके बताया कि अतुल डब्बा लेकर निकल चुका है। सच है ना? फिर जब तुम्हें लगा कि कार के झगड़े को लेकर हम रंजीत पर शक कर रहे हैं और उससे पूछताछ करने वाले हैं, तो इससे पहले कि रंजीत पुलिस स्टेशन पहुंचे, तुमने उन्हीं हत्यारों को फोन करके बता दिया और उन्होंने रंजीत को पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही ठोक दिया। इन दोनों कत्ल के मास्टरमाइंड तुम हो। नहीं सर, मैंने रंजीत को नहीं मारा था, मैंने रंजीत को नहीं मरवाया। तो फिर किसने मरवाया? बोल, किसने मरवाया रंजीत को? बोलो। सर, चामुंडा सर्कल पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर परमार। योगेश, पंचनामा करते वक्त एक बात ध्यान से छूट गई थी। कौन सी बात सर? देसी कट्टा मिला है हमें यहाँ। हत्यारों ने भागते भागते गन गिरा दी होगी। नहीं पंचाल, इस केस में कोई हत्यारा था ही नहीं। मतलब? रंजीत की मर्डर साइट पर मर्डर वेपन देसी कट्टा मिला और हैरत की बात यह थी कि कोई मर्डर हुआ ही नहीं था। तो फिर हुआ क्या था? हम रंजीत पटेल के घर की तलाशी ले रहे थे ताकि हमें इस केस में कोई लीड मिल सके। उस वक्त हमें उसका सुसाइड नोट मिला। सर, लगता है रंजीत की हत्या नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मुझे और जीना नहीं है। मैंने अतुल देसाई को मरवाया। मैं सच का सामना नहीं कर सकता। मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। रुचि, बापूजी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी। जब हम क्राइम सीन पर लौटे और पूरा इलाका छान मारा, तब ये देसी कट्टा हमें मिला। और हाँ, उस सुसाइड नोट की राइटिंग मैंने उसकी पत्नी रुचि जी से कंफर्म कर ली। ठीक है सर। सर, मिसेस रुचि पटेल ने रंजीत की हैंडराइटिंग कंफर्म की है, लेकिन इंस्पेक्टर परमार क्रॉस चेक करना चाहते हैं। लेकिन लगता है कि रंजीत ने वाकई में आत्महत्या की है। तो
हो सकता है जो देसी कट्टा रंजीत ने इस्तेमाल किया उसी से अतुल की हत्या की गई हो। सर दोनों ही केसेस में देसी कट्टे तो इस्तेमाल हुए हैं। मिस्टर केतन मकवाना, अब पर्दा गिरने में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कुछ भी अपने अंदर रखने की गलती मत करना, वरना अगर जिंदा रहे तो जिंदगी भर पछताओगे। सर मैं झगड़े की जड़ कार नहीं थी, इतना हमें पता है। असली बात क्या है? सर रंजीत अतुल को मरवाना चाहता था। क्या रंजीत? 15 लाख कोई टॉफी चॉकलेट है जो चुटकी बजाते ही हाजिर कर दूं? जब ज़रूरत पड़ी तूने चुटकी बजाई और मैंने तुझे 15 लाख रुपए दे दिए। 1 साल हो गए, तू देने का नाम ही नहीं ले रहा है। यार घर के लिए लोन दिया था तुझसे, दोस्त थे तू। देख धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है इसलिए लौटा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले साल में ना सारे पैसे लौटा दूंगा। तो फिर बोलेगा धंधा मंदा चल रहा है। भाई धंधा तो तू अकेला ही करता है ना, हम सब तो मक्खी मारते हैं। ये घर तेरे नाम कर दूं? बोल। ये घर रख और वो पैसे भी रख, पर शर्त है तुझे मेरा एक काम करना होगा। तूने मेरे लिए जो किया ना, उसके बाद तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, किसी और की चाहिए। किसकी? अतुल देसाई। सर वैसा भी मैं कर्ज में काफ़ी डूबा हुआ था। जब रंजीत ने लोन माफ़ करने की बात की तो फिर मैंने दाएं बाएं नहीं सोचा और उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया। रंजीत की मदद कैसे की तुमने? $25 पेटी लगेगा। मिल जाएंगे। ये जो अतुल देसाई है ना, इसका पूरा दिनचर्या चाहिए मुझे। उसके बाद मेरा आदमी खलास कर देगा इसे। हाँ जिगर भाई, 2 दिन से इधर इंतजार कर रहा हूँ, थक गया हूँ। हर बार उसका भाई हार्दिक डब्बा लेके जा रहा है। वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तब रंजीत ने मुझसे कहा कि मैं अतुल के घर पर नज़र रखूं, और जब अतुल खुद घर पर डब्बा लेने आए तो उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूं। मैं पूरी दोपहर उसके घर के बाहर चुपकर देखता रहता। फिर 15 जून को अतुल खुद आया अपने घर डब्बा लेने। आज अतुल आया था डब्बा लेने घर पे, अभी निकला है घर से। आज टाइम आ ही गया बंदे का। तू दियो, मेटल मार्केट जाना है, कोई ऑटो खाली नहीं है, जरा छोड़ दो ना। बैठिए। रंजीत को पूरा यकीन था कि शक की उंगली उस पर कभी नहीं उठेगी, लेकिन शक की उंगली उसी पर उठी। वो शक और पुलिस के डंडे से इतना डर गया कि उसने खुद पर पिस्तौल उठाई और अपनी जान दे दी। अब तुम ये बताओ कि रंजीत अतुल को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उन दोनों के बीच सिर्फ कार को लेकर अनबन नहीं थी। रंजीत और अतुल के बीच में कुछ तो और था। वो कुछ और क्या था? अनबन कार को लेकर कभी थी ही नहीं। यह बात सच थी कि अतुल और रंजीत ने कार पार्टनरशिप में खरीदी थी, लेकिन इन दोनों दोस्तों का बिछड़ना और उस पार्टनरशिप के खत्म होने का उस कार से तो कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो फिर किस चीज से ताल्लुक था? अतुल और रंजीत के बीच कार को लेकर नहीं तो और किस चीज को लेकर अनबन थी? नताशा, अतुल की बीवी।
अतुल के साथ दोस्ती के कारण रंजीत अतुल के घर आता जाता रहता। रंजीत और नताशा करीब आ गए। घर पे कोई नहीं है, मालूम है मुझे। बड़ी नजर रहती है आपकी हमारे घर पे। तुम नजर नहीं आती तो तुम्हारे इस घर से ही काम चलाना पड़ता है। अगर घर से थोड़ा बाहर निकलोगी, घूमोगी फिरोगी थोड़ा सा, तो मुझे तुम पर ऐसी जासूसी नहीं करनी पड़ेगी। रंजीत को यकीन था कि उसकी ये दगाबाजी, लेकिन अतुल अपनी पत्नी का सामना करना नहीं चाहता था। वो घर की शांति तोड़ना नहीं चाहता था और अपना दर्द और गुस्सा दबा रहा था। क्या हुआ अतुल? जब एक आदमी और औरत चूमते हैं ना, उनकी आंखें बंद होती हैं, उन्हें दुनिया दिखती नहीं है, लेकिन दुनिया को वो दिखते हैं। क्या मतलब बोल रहा है तू? क्या आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। हमारी बात सांभળ अतुल। मारे काई नत सांभळવું भाई, હવે તું મારી વાત सांभળ। तुम्हारे और नताशा के बीच में जो भी था वो था, ठीक है? आज के बाद मेरे घर पे तुम कभी कदम नहीं रखोगे, नताशा को एक भी फोन नहीं करोगे। तुम्हारा घर है, तुम्हारी बीवी है, मेरा घर है, मेरी बीवी है नताशा, बच्ची है मुझे मेरा घर तोड़ना नहीं है। 3 लाख है, गाड़ी की आधी कीमत है, ले लो, आइंदा दिखाई मत देना, मुझे भी नहीं, नताशा को भी नहीं। लेकिन रंजीत को नताशा का नशा चढ़ा था सर, ज़बरदस्त नशा। देख के टन मैं उसके बिना मर जाऊंगा, और वो भी मेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगी। यार तुम दोनों मिल जाओगे, पर बाकी कितने लोग मर जाएंगे ये नहीं सोच रहा है तू? वैसे जिंदा कौन है इस वक्त? सबके सब आधी अधूरी जिंदगियां जी रहे हैं, कोई खुश नहीं है। तुझे पता है नताशा और मैं रोज बातें करते, अतुल के मना करने पर भी बातें करते रहते, पर हम दोनों जानते हैं कि जब तक ये अतुल जिंदा है ना, हम एक नहीं हो सकते। तू अतुल का कत्ल करवाएगा, पर तुम दोनों की शांति का भी तो कत्ल होगा। ऐसी महान बातें करने के बजाय तू सिर्फ इतना बता कि तू मेरे साथ है या नहीं। मैं तेरे साथ हूं। मुझे एक ऐसा आदमी दे जो मेरे और नताशा के बीच के इस कांटे को हटा दे। अतुल देसाई की सुपारी। कहाँ है तेरा साथी मनोज शुक्ला, जिसने अतुल पर घोड़ा दबाया था? यही था। फिर ये रंजीत के हाथ में कैसे आया? वो रंजीत पटेल मेरे पास आया था साहब। अब किसको उड़ाना है रंजीत साहब? किसी को नहीं, वो मुझे बस वो बंदूक चाहिए। क्यों? बताना जरूरी नहीं है। काम के लिए जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे उसमें वो बंदूक की कीमत भी शामिल थी। काम हो गया, दे दो बंदूक मुझे। उसने मांगा, मैंने दे दिया। पैसा उसने पहले ही दिया था। स्टेटमेंट लो इसका। सर, ये नंबर 4445698667 जिस पर रंजीत पटेल के फोन से बार बार कॉल हुए हैं, वो भी रंजीत का ही है। दूसरा नंबर। और इस नंबर से रंजीत उस दूसरे नंबर पर बार बार बात कर रहा था। यस सर, और इस नंबर की लोकेशन अतुल के घर के अंदर ही रही है हमेशा। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो रंजीत ने नताशा के लिए दूसरा नंबर ला के दिया। इस केस की शुरुआत में ही हमने किसी लव अफेयर का गेस किया था। गेस तो किया था, लेकिन हमसे एक चूक हो गई। हम ये सोच रहे थे कि शायद अतुल का कोई अफेयर होगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उसकी पत्नी नताशा का भी कोई अफेयर हो सकता है। लोगों के बीच लव अफेयर होना उनका निजी मामला है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन कोई लव अफेयर अगर जुर्म को जन्म दे
कोई लव अफेयर अगर किसी की जान ले ले तो लव कैसे हो सकता है? अतुल भाई को खत्म करने की क्या जरूरत थी भाभी? साफ साफ कह देती कि तलाक चाहिए, अलग हो जाती और चली जाती हम सबको छोड़कर उस रंजीत के साथ। कम से कम मेरा भाई तो जिंदा रहता। आखिर तुझे ऐसी कौन सी खुशी चाहिए थी नताशा, जो तूने उस रंजीत से अफेयर किया? पुलिस ने काफी छानबीन की ये पता लगाने के लिए कि क्या नताशा भी अतुल के मर्डर में शामिल थी, लेकिन उन्हें अब तक नताशा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही साथ पुलिस रंजीत पटेल के सुसाइड और सुसाइड नोट की भी री इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये पता लगाने के लिए कि क्या ये वाकई में खुदकुशी ही थी। लेकिन उस मामले में भी पुलिस को अब तक कुछ नया नहीं मिला है। साजिश में साथ देने वाला केतन मकवाना, सुपारी उठाने वाला जिगर भगत और शूटर मनोज शुक्ला, इन तीनों को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के लिए, धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही इन पर गुजरात पुलिस एक्ट सेक्शन 25 और सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट भी लगाए गए हैं। तीनों फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। रंजीत और नताशा के अफेयर के बारे में जानते हुए भी अतुल ने कभी नताशा का सामना नहीं किया और नताशा ने भी अतुल के सामने अपनी नाखुशी व्यक्त नहीं की और रंजीत के साथ अवैध संबंध में खुशियां पाने की कोशिश की। लोग ठंडे दिमाग से अपनी असलियत को पहचानते हुए रिश्तों में हुए बदलाव को कबूलने की बजाय टूटे हुए रिश्तों के धागों से अपने आप को भी फांसी पर चढ़ा देते हैं। अगर रिश्ते सुधरते या बचते नहीं तो सर उठाकर उनसे निकलने में ज्यादा समझदारी है। किसी की जान लेकर अपने आप को भी जीते जी सजा की काल कोठरी में मार डालना किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी रिश्ता टिक सकता है, लेकिन जुर्म से जुड़ा हुआ रिश्ता कभी नहीं टिकता। बात जब रिश्तों की हो रही है तो हमारा आज का दूसरा केस ताल्लुक रखता है माँ बाप और बच्चों के बीच के रिश्ते से। प्यार, फर्ज और उम्मीदों के धागों से बंधे ये रिश्ते अक्सर बगावत की अंधेरी गलियों में चोट खाते हैं। एक ऐसी चोट जो पीड़ित और मुजरिम दोनों को दर्द के फंदे से लटका देती है। नहीं बाबा, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं सेकेंड ईयर क्लियर करूंगा तो आप मेरे को बाइक लेके दोगे। नहीं सूरज, ठीक से याद करो मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि सेकेंड ईयर में अगर तुम फर्स्ट क्लास लेके आओगे तो मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा। बाबा, आप अपनी बात से पलटी मार रहे हो, लेकिन देखना अगर आप मेरे को बाइक नहीं लेके दोगे ना तो मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा ही नहीं। आई तेरे सामने प्रॉमिस किया था ना बाबा ने, आता सांग ना। आहो, असं काय करताय? 2% तो कमाए फर्स्ट क्लास में। चाय लीजिए, घेऊन द्या ना हो बाइक। अगली बार डिस्टिंक्शन लेकर आएगा मेरा बेटा, है ना? आता तू त्याची बाजू घेऊ नको, शांत रहो जरा। अगर आप मेरे को बाइक नहीं लेके दोगे ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। काय तू धमकी देतोस मला? कब तक मैं अपने दोस्तों से राइड मांगूंगा? अब मैं और वेट नहीं कर सकता बाबा। एक कहावत है, मूछें जब निकल आती है तब युवक को ना दुनिया दिखती है ना दुनियादारी। जवानी की जिद गर्म लोहे की बनी होती है और उस जिद की मांगों के सामने अक्सर माँ बाप को पिघलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। रोहित, पीछे से जानबूझकर आवाज देते हो ना गौरव भैया, पनौती लगाते हो ना मुझ पर। पनौती तो तब लगेगी जब तुझे एग्जाम में वापस से अंडा मिलेगा। अरे तो ठीक है ना यार, उस अंडे का मैं आमलेट बनाकर खा लूंगा, पर आप क्यों मुर्गी जैसे फड़फड़ा रहे हो? रोहित, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अम्मा इस गौरव को समझा लो, इसकी पढ़ाई तो इससे समझती है नहीं, मुझको बड़ा ज्ञान बांटने चला है। रोहित, रोहित! माँ तुम भी, अरे यार ऐसा लगता है जैसे सब खाली बैठे हो, कोई काम नाम है करने को कि नहीं है? अरे पर इतनी रात गए, तुम जा कहाँ रहे हो? अरे क्या हो रहा है रोहित? पापा हाथ जोड़ता हूँ, अब आप भी मत शुरू हो जाना। जा कहाँ रहे हो? अरे यार दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कौन सा महापाप कर रहा हूँ यार।
लाड दो धारी तलवार है। ना करो तो हमारा दिल जलता है, ज्यादा करो तो बच्चा सर चढ़ता है। कल तक जो घर का छोटा लाडला था आज बदतमीजी की मिसाल बन गया है। अब करे तो क्या करें, कैसे खींचे वो लकीर लाड और संस्कार के बीच? कैसे समझाएं इस लाडले को हम सिर्फ उसका भला नहीं चाहते बल्कि उसे जी जान से प्यार करते हैं। ये ले रे सलीम। क्या अबे सलीम, साले फिर से खा लिया था तू? सबको अपनी जैसे समझाए क्या? देख पूरा पैकेट लाया। ए वंटा सही। हाँ, पुनीत बेंद्रे, उम्र 17 साल। इनके घर का हाल कुछ अलग नहीं था। पुनीत, रात्रि से कुठं भटकायला चाललाय तू? बस दोस्तों में बैठने जा रहा हूँ थोड़ी देर। देख, बैठना है ना तो मोहित के साथ पढ़ाई करने को बैठ, नहीं तो मेरे साथ सब्जी की लारी में आके बैठ। तेरे बैठने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। सुन तो, तेरे दोस्तों की संगत अच्छी नहीं है। जिंदगी भर आवारागर्दी करते फिरेगा तू। हाँ, घर कब संभालेगा? ये वाह, कैसा होगा इसका मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या रे, ऐसा सिंगल ड्रिंक निकालने आता है क्या? सलीम कुरैशी, उम्र 17। ये जितना बेफिक्र था उतना ही उसकी अम्मी और बहन परेशानी से बेहाल थे। सलीम, मैं 4-4 घरों में बर्तन घिसती हूँ। तेरी बहन शबाना 3 घरों में काम करती है और तू? अरे कुछ तो शर्म कर बेटा। खून जलाकर तुझे स्कूल भेजा कि हमें थोड़ी राहत मिले, लेकिन तू है कि हमारी कमाई जुए और नशे में उड़ा रहा है। सलीम, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सलीम कहाँ जा रहा है तू? तू कहाँ जा? मेरी बात सुन सलीम। अल्लाह, किस गुनाह की सजा दे रहा है तू हमें? उन्हें अपने बच्चों की फिक्र थी। कुछ हद तक वो परेशान भी थे। हर माँ बाप की तरह अपने बच्चों की बगावत की चोट को वो खामोशी से सह रहे थे ताकि उनके बच्चों को कोई चोट ना आए। जवानी की दहलीज पर खड़े अपने बच्चों को वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बुराई की गिरफ्त में इस दुनिया से अच्छाई को कैसे छाना जाए। लेकिन जब इन नवयुवाओं का आक्रोश एक गहरी चोट बनकर इन परिवार वालों पर बरसा तो ये माँ बाप सदमे के भवंडर में डूबकर हाथ पैर मारते रहे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बात कब और कैसे इतनी बिगड़ गई। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और ऐसा क्या नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। शुरुआत एक जिंदगी के अंत के साथ हुई, एक मौत से। एक लावारिस लाश पाई गई जो अपनी कहानी बोल ही नहीं रही थी। साहेब, मी फोन केला होता. बॉडी कुठे? आहे सर. पूरी जगह सर्च करो. आपने देखी थी पहले? उम्र 20 से 25 साल के बीच. हमारे पास बस इतनी इंफॉर्मेशन है. उधर जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट है सबको स्कैन करवाओ, एक भी छूटनी नहीं चाहिए. हो सर. फूली हुई लाश और उस पर मिली रिस्ट वॉच की तस्वीरें
मुंबई शहर के सभी पुलिस स्टेशंस में भेज दी गई, इस इंफॉर्मेशन के साथ कि विक्टिम की उम्र 20 से 25 साल की है और उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई है। दर्जनों मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें खोली गई, खबरियों को एक्टिवेट किया गया, लेकिन पूरे 3 महीने बाद भी इस युवक की लाश का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया। अशोकनगर पुलिस स्टेशन का ब्लाइंड मर्डर केस है सर। 3 महीने से बॉडी अनआइडेंटिफाइड है। चेहरा कुचला गया है, जाहिर है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई होगी। लेकिन सर अजीब बात है, कोई भी मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हुई। ऐसा लगता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने फाइल ही नहीं की है। पटवर्धन, कांस्टेबल पटवर्धन को इस केस पर लगा दो। अनआइडेंटिफाइड लावारिस लाशों का एक्सपर्ट है वो। जी, कुछ टाइम मुंबई में जितने भी 20 से 25 साल के लड़कों की मिसिंग कंप्लेंट थी, उन सभी के माँ बाप को बुलाया था शिनाख्त के लिए। कुछ निकला नहीं। देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। वैसे 2 साल पहले एक ऐसा ही केस यहां आया था, काफी टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन लास्ट में सीधा हुआ। वो तो होना ही था, आप जो लगे हुए थे। थैंक यू पोद्दार साहब। अब तो बॉडी बहुत बुरी तरह फूल चुकी है। मतलब 20 से 25 की उम्र में 19-20 हो सकती है। हो सकती है, ये लड़का 19 का भी हो सकता है शायद। हाँ, सारी मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें अभी चाहिए मुझे, मतलब अभी। साहब जी आइए ना। साहब, बंदा मिल गया। कौन है? साहब, 2 साल पहले एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था। बॉडी काफी फूली हुई थी। उसकी सही उम्र तय करने के लिए हम लोगों से थोड़ा सा चूक हो गई। मुझे लगा कहीं ये केस भी वैसा ही तो नहीं है। उस केस में भी लड़के की उम्र 17 साल थी, लेकिन देखने में वो 20-22 साल का लग रहा था। तो मैंने सही उम्र जानने के लिए 20 से 25 की जगह पे 15 से 25 की सारी फाइलें मंगवाई, मर्डर वाले दिन की, और उसके 2 दिन बाद की सारी फाइलों को अच्छे से छाना, और ये लड़का मिल गया। उसका बाप ऑटो चलाता है, सुरेश ठाकुर नाम है। 15 जून को कंप्लेंट दर्ज की गई थी कि रोहित ठाकुर 14 जून की शाम से गायब है। रोहित कल शाम को 4:30 बजे घर से निकला, खाने पर नहीं आया साहब। तो हमने फोन भी किया था उसको, और 11 बजे के बाद से तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अब तक नहीं लौटा है साहब। सर, रोहित शाम को हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। आपने उसके दोस्तों के साथ बात की? मैंने बात की थी उसके दोस्तों से, वो कह रहे थे कल उनसे मिला था वो चाय की टपरी पर। साहब, बच्चा है, सिर्फ 16 साल का। बहुत ज्यादा चिंता हो रही है साहब। ये केस रामदास नगर पुलिस स्टेशन अंधेरी ईस्ट का है। मिसिंग कंप्लेंट में लिखा गया है कि दाहिने कंधे पर तिल है, और लाश के भी दाहिने कंधे पर तिल। मुझे लगता है कि ये लाश रोहित ठाकुर की ही है। ठीक है, रोहित ठाकुर के फैमिली को बुलाओ और बॉडी दिखाओ। जी हाँ। क्या हुआ जी? किसका फोन था? क्या हुआ पापा? क्राइम ब्रांच वालों का फोन था, थाने पर बुलाया। रोहित मिल गया होगा। आने दीजिए उसे घर। ऐसी खबर लूंगी ना, हमारे ही लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। हाथ से उसके ये दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद। नशेबाजी भी बहुत हो गई। सीधा कर दूंगी उसे, देखना आप। साहब, आप हम लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता चला हमारे बेटे रोहित के बारे में? ये खबर तो है, लेकिन पक्की नहीं है। समझे नहीं साहब। आपको पहले उसे पहचानना होगा।
गौरव, क्या लाश तुम्हारे भाई रोहित की है? कांस्टेबल पटवर्धन क्राइम ब्रांच के वेटरन थे, जिन्होंने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से और अपने तजुर्बे से लाश की शिनाख्त करवा दी। पूरे 3 महीने बाद इस ब्लाइंड केस को, इस लावारिस लाश को एक नाम मिला, रोहित ठाकुर, जो सिर्फ 16 साल का था। रोहित के पिता सुरेश ठाकुर और बड़े भाई गौरव ठाकुर ने रोहित की लाश को आइडेंटिफाई किया। रोहित के दाहिने कंधे का तिल और उसकी रिस्ट वॉच, ये दोनों ठोस सबूत थे इस शिनाख्त में। अब दो राय नहीं थी कि यह लाश रोहित की थी। अब सवाल यह था कि रोहित को इतनी कम उम्र में इतनी निर्दयता के साथ किसने मौत के घाट उतार दिया। वो कौन लोग थे जिन्होंने रोहित की लाश के कान काटकर अलग कर दिए और उसके चेहरे को पत्थर से इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिया। रोहित को इतनी भयंकर चोट किसने दी थी। चोट खाए हुए माता पिता और एक घायल बड़ा भाई, तीनों सदमे में थे। घर का लाडला चला गया था, और वो भी इस तरह। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.